नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है। बजट सत्र में आपने बजट पेश होते हुए देखा, उस पर चर्चा देखी, लेकिन तमाम ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ये प्रश्न लिखित पूछे गए, इनका जवाब भी लिखित ही दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस ऐसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। हमारे दिमाग में तमाम सवाल चलते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए उन्हीं का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, क्या है सांसदों के सवाल और इस पर सरकार ने क्या दिया है जवाब, आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में जो सवाल है वो बजट सत्र से जुड़े हुए हैं और आज के कार्यक्रम में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो आमतौर पर सामने कम आए हैं। आज के कार्यक्रम में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार क्या कर रही है, जैव ईंधन के उपयोग को लेकर क्या कुछ हो रहा है, गरीबी रेखा का जिक्र अक्सर होता है, इसे लेकर सरकार क्या कर रही है, तो गरीब नवाज रोजगार योजना से जुड़ा सवाल भी आज के कार्यक्रम में शामिल है। देश में पिछले 5 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी रही, इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी हमने आज के कार्यक्रम में शामिल किया है। इन तमाम सवालों के बारे में विस्तार से देंगे हम आपको जानकारी और शुरुआत करेंगे बांध सुरक्षा से जुड़े सवाल के साथ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रघु राम कृष्ण राजू ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से अपना सवाल किया और पूछा कि क्या सरकार देश में बांधों की सुरक्षा पर काम कर रही है, अगर हां तो ब्यौरा क्या है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि बड़े बांधों के रखरखाव के लिए एक विश्वसनीय और कानूनी रूप से अनिवार्य संस्थागत तंत्र के साथ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या देश में कई बांधों के पुराने होने के संकेत हैं और क्या किए गए उपायों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से बड़े बांधों को ठीक रखने और उनके रखरखाव सुनिश्चित करने और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने में केंद्र को भूमिका प्रदान करना है। अपने सवाल के आखिर में लोकसभा सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने पूछा कि क्या अब तक कोई कानून बनाया गया है और अगर बनाया गया है तो इस संबंध में राज्यों की क्या भूमिका है। इस सवाल का जवाब जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर दुडू ने दिया। उन्होंने बताया कि बांधों की सुरक्षा समेत उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्वामियों की होती है, जो कि अधिकतर राज्य सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं। बांध सुरक्षा स्थितियां, रखरखाव, मरम्मत और नवीकरण का विवरण संबंधित बांध स्वामियों के पास मौजूद होता है। बांध के स्वामी आमतौर पर अपने बांधों की सुरक्षा लेखा परीक्षा खुद करते हैं। देश में चुनिंदा मौजूदा बांधों की सुरक्षा और सुधार के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान विश्व बैंक से मदद के साथ साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यानी ड्रिप को चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन 7 राज्यों में स्थित 223 मौजूदा बांधों की व्यापक रूप से लेखा परीक्षित किए गए हैं और 2,567 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वासित किए गए हैं। ड्रिप चरण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद भारत सरकार ने अब ड्रिप चरण का अगला कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना में 10,211 करोड़ रुपए के बजट खर्च के साथ 19 राज्यों में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। ये योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए है। इसके अलावा देश में बांधों की बड़ी संख्या में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया और यह 30 दिसंबर 2021 से प्रभावी है। इस अधिनियम का मकसद बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकना और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2 राष्ट्रीय निकायों के गठन स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति इस तरह की पहली संस्था है जिसके कार्यों में एक समान बांध सुरक्षा नीतियां, प्रोटोकॉल और प्रतिक्रियाएं विकसित करना
और बांध सुरक्षा मानकों के संबंध में विनियमों की सिफारिश करना शामिल है। दूसरा निकाय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है, जो बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा। राज्य स्तर पर अधिनियम बांध सुरक्षा राज्य समिति के गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठन का प्रावधान करता है, ताकि राज्य में सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उनका सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद श्रीधर कोटागिरी ने। उन्होंने अपना सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से किया। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का आगामी वर्षों में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने का विचार है। अगर हां, तो इस बारे में क्या जानकारी है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या हैं। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार के लिए जिन राज्यों की पहचान की गई है, उनके बारे में क्या जानकारी है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा COP26 की गई घोषणा के अनुसार नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय वर्ष 2030 गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे अपने जवाब में उन्होंने जानकारी दी कि देश ज्यादातर अक्षय परियोजनाओं की स्थापना पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के डेवलपरों द्वारा अक्षय ऊर्जा उपलब्धता, भूमि उपलब्धता, विद्युत निकासी, अवसंरचना की उपलब्धता जैसे तमाम आधार हैं जिन पर अक्षय परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान की जाती है। बात अगले सवाल की। यह सवाल जुड़ा है चीनी और कताई मिलों से, और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद एम बदरुद्दीन अजमल ने। उन्होंने अपना सवाल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से किया। उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने देश में सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही रुग्ण चीनी मिलों, कताई मिलों आदि के पुनरुद्धार के लिए कोई फैसला लिया है। अगर हां, तो इस बारे में क्या जानकारी है। देश में 5 साल के दौरान ऐसी कितनी मिलों को फिर से शुरू किया गया है या अभी किया जाना है। आगे उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का इस प्रकार के लघु उद्योग को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है। इस सवाल का जवाब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने दिया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के मकसद से चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को फिर खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित सहकारी समिति की है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित एसडीएफ ऋणों के पुनर्गठन की सुविधा और संभावित रूप से रुग्ण चीनी उपक्रमों चीनी विकास निधि ऋणों के पुनर्गठन की सुविधा के चीनी विकास निधि 1983 में संशोधन किया गया है। परिचालन दिशा निर्देश 9 फरवरी 2021 और 3 जनवरी 2022 को जारी किए गए हैं। 30 नवंबर 2021 तक 61 सहकारी समितियों में सक्रिय चीनी विकास निधि ऋण, जिनमें सहकारी समितियां फिर से भुगतान करने में नियमित हैं, 31 सहकारी समितियां डिफॉल्ट में हैं। जैसा कपड़ा मंत्रालय द्वारा सूचित भी किया गया कि देश में बंद और रुग्ण कताई मिलों को फिर से शुरू करने के लिए कपड़ा मंत्रालय की कोई विशेष योजना नहीं है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और ये जुड़ा है जैव ईंधन के उपयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विंसेंट एच पाला ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्री से पूछा कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विमान ईंधन के रूप में जैव ईंधन का उपयोग करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने जैव ईंधन के उपयोग के संबंध में लागत योग्यता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है। अगर हां, तो इसकी क्या जानकारी है। क्या प्रस्ताव की जांच के लिए कोई परीक्षण उड़ानें आयोजित की गई हैं। अगर हां, तो इसकी भी जानकारी उन्होंने मांगी है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उन्होंने बताया कि विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन की अवधारणा के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में विमानन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में जैव विमानन टर्बाइन ईंधन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैव एटीएफ कार्यक्रम समिति का गठन किया है। स्पाइसजेट निजी भारतीय वाहक ने अगस्त 2018 में बॉम्बार्डियर Q400 विमान के साथ एक इंजन में विमानन टर्बाइन ईंधन के साथ मिश्रित जैव ईंधन का उपयोग करके एक प्रदर्शन उड़ान भी किया था। अब सवाल गरीबी उन्मूलन के लिए बनी योजनाओं से जुड़ा।
इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने। उन्होंने अपना सवाल योजना मंत्री से किया। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने विगत 3 वर्षों के दौरान देश में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं। क्या देश में इस अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या कम हुई है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में कई लक्षित योजनाओं की पहल की है, जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और देश में गरीबी का उन्मूलन करना है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सौर चरखा मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, एसबीएम ग्रामीण, पीएम अजय, समेकित हस्तशिल्प समूह विकास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, सीमांत व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता यानी स्माइल, दिव्यांगजनों को साधनों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग से संबंधित सहायता प्रदान करना, साथ ही मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना भी शामिल है। पूर्ववर्ती योजना आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसएसओ द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया। घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षण का नवीनतम डेटा एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 में कराए गए इसके अपने 68वें दौर में शामिल किया गया और इस डेटा के आधार पर पूर्व योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली को अपनाते हुए 2011-12 में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखा का अनुमान लगाया। 22 जुलाई 2013 को प्रेस नोट के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेस नोट के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान 27 करोड़ लगाया गया था। अब अगला सवाल जुड़ा है गरीब नवाज रोजगार योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी ने। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से पूछा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान गरीब नवाज रोजगार योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को आवंटित और स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है और अब तक इस योजना के तहत निधि के उपयोग का ब्यौरा भी उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान वर्ष 2017-18 में गरीब नवाज रोजगार योजना चलाता है, जिसका अल्पसंख्यक युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम करना है ताकि उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सके। ये योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार लागू की जाती है। ये योजना सतत रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यक युवाओं में स्कूल ड्रॉप आउट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में योजना को कार्यान्वित कर रही परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वीकृत निधि 6,76,84,200 रुपए और 5,17,39,000 रुपए है। अब अगला सवाल, ये सवाल जुड़ा है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के उपायों को लेकर। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार देश भर में इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने का विचार कर रही है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है, देश में वर्तमान हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कितनी है और इसमें से कितनी जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। आगे उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजन निष्कर्षण के लिए गैर प्रदूषणकारी तरीकों को अपनाया जाए, इसे लेकर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के बारे में कहा था। प्रस्तावित मिशन में अन्य के साथ साथ इस्पात उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग भी शामिल है। देश में वर्तमान हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता करीब 5 MMT प्रति वर्ष है और इसमें से लगभग समस्त क्षमता जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है। प्रस्तावित मिशन के तहत अन्य के साथ साथ मांग सृजन, स्वदेशी विनिर्माण के लिए सहायता, अनुसंधान और विकास और समर्थकारी नीतियों और विनियमों के
माध्यम से अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल इथेनॉल के मूल्य निर्धारण से जुड़ा है और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछा कि क्या सरकार का इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत आगामी चीनी मौसम के लिए विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल का अधिक मूल्य तय करने का विचार है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार का दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल का मूल्य निर्धारण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उद्यमों को स्वतंत्रता देने का विचार है? अगर हाँ, तो इस बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल के मिल से निकलने के बाद आरंभिक मूल्य को संशोधित करने का भी विचार है? अगर हाँ, तो इसका भी ब्यौरा उन्होंने मांगा है। इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने पिछले ESY 2020-21 की तुलना में एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल के लिए उच्चतर मूल्य तय किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जानकारी दी और बताया कि गन्ना आधारित कच्चे माल से बने उत्पादों में गन्ना रस, चीनी, शुगर, सिरप, रूट शामिल हैं। इसके मूल्य की अगर बात करें तो ये 63.45 रुपए प्रति लीटर है, यानी 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। वहीं बी हैवी शीरा रूट 59 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है, तो सी हैवी शीरा रूट 46 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी और परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाता है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल का मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लेने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उद्यमों को तय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि इससे देश में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल के उत्पादन के लिए उन्नत जैव ईंधन रिफाइनरियां स्थापित करने में मदद मिलेगी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और ये पूछा है लोकसभा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने। उन्होंने अपना सवाल जल शक्ति मंत्री से किया और पूछा कि क्या सरकार ने देश के विभिन्न तालाबों पर अतिक्रमण का संज्ञान लिया है? अगर हाँ, तो इसे लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या सरकार बुंदेलखंड सहित देश में राज्य सरकारों की सहायता से गायब हो चुके तालाबों जिन पर अतिक्रमण किया गया है उन्हें फिर से खोदने पर विचार कर रही है? और अगर हाँ, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर तुडू ने दिया। उन्होंने बताया कि जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य में विभिन्न तालाबों के अतिक्रमण का संज्ञान लेने और उनके जल निकायों के अतिक्रमण के विरुद्ध संरक्षण और बहाली के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों को आरंभ करना राज्य सरकारों का काम है। हालांकि राज्य सरकारों के प्रयास की पूर्ति करने के क्रम में भारत सरकार ने जल निकायों की गिनती, संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की हैं। 2019 में सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान आरंभ किया गया। इसके बाद 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन आरंभ अभियान की शुरुआत की गई। इन वार्षिक अभियानों के तहत केंद्रीय कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ पारंपरिक और अन्य जल निकायों, टैंकों का पुनरुद्धार, गणना, जियो टैगिंग, सभी जल निकायों की विस्तृत सूची तैयार करना और टैंकों, झीलों से अतिक्रमण को हटाना और टैंक की गाद निकालना शामिल हैं। वर्ष 2013-14 के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 5वीं सूक्ष्म सिंचाई गणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,16,303 जल निकाय हैं। अगला सवाल जुड़ा है कैंसर के रोगियों से और उनके इलाज और दवाओं से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्ष दर वर्ष कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है? अगर हाँ, तो कैंसर के लिए दवाइयां सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा और अगर नहीं, तो इसके कारण भी उन्होंने पूछे। साथ ही जानना चाहा कि क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अनुसूची में शामिल कैंसर की कुछ दवाइयों के लिए अधिसूचना जारी की है और उनका अधिकतम मूल्य तय किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? आगे उन्होंने पूछा कि इस कदम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? दवा कंपनियों द्वारा कैंसर की दवाइयां बड़े पैमाने पर बनाई जाएं और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएं या वितरित की जाएं। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने बताया कि परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम
2020 की नवीनतम रिपोर्ट कैंसर मामलों की अनुमानित घटनाओं और मृत्यु दर के वार्षिक आंकड़े की बात करें तो 2017 में 12,92,534 मामले आए। इनमें से 7,15,010 लोगों की मृत्यु हुई। 2018 में 13,25,232 मामले सामने आए। इनमें से 7,33,139 लोगों की मौत हुई। साल 2019 में 13,58,415 मामले सामने आए, जिनमें से 7,51,517 लोगों की मृत्यु हुई। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 15.7 लाख हो सकती है। औषध विभाग के तहत राष्ट्रीय औषध निर्धारण प्राधिकरण ने दवा सूची 2015 के तहत 86 कैंसर रोधी अनुसूचित अधिकतम मूल्य निर्धारित की है। इसके अलावा 42 चयनित गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को भी सीमित कर दिया है। इन कदमों के बाद इन दवाओं के 526 ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 90% तक की कमी की गई है। इस कदम से रोगियों को वार्षिक रूप से करीब 984 करोड़ रुपए की बचत हुई है। संशोधित मूल्यों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ और ये जुड़ा है महिला स्वयं सहायता समूह से। इस सवाल को पूछा है डॉक्टर सस्मित पात्रा ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से पूछा कि 5 वर्षों के दौरान देश में महिला स्वयं सहायता समूहों की वर्षवार संख्या कितनी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उन महिला स्वयं सहायता समूहों में महिला सदस्यों की वर्षवार संख्या कितनी है और महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास में किन राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिया और बताया कि मंत्रालय 2011 से देश भर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मोड में चला रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वो अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका संबंधी काम को शुरू कर सकें। स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के तहत पात्र ग्रामीण गरीब महिलाओं के कवरेज के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने दिसंबर 2021 तक अपने लक्षित परिवारों में से 80% से अधिक परिवारों को एकजुट कर लिया है। 2017 में 8,42,257 स्वयं सहायता समूह थे। 2018 में 10,32,484 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। 2019 में 9,76,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। 2020 में 6,02,329 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। 2021 में 4,56,274 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। और इसी के साथ संसद टीवी की इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।